अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से बात करें। साइफर केस का इन कैमरा जो ट्रायल है उस पर अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठा दिए हैं। साइफर केस के हवाले से हम वैसे भी बात करें तो पहले हम ये देख रहे हैं कि जो स्पेशल कोर्ट है वो उसको किसी और तरीके से ट्रीट करती है। उसके बाद जब वो मामला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है तो बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। कहा जाता है कि इस तरह का एक क्लोज ट्रायल, जेल ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि दोबारा से कैबिनेट की एक अप्रूवल को बुनियाद बनाकर ट्रायल तो जेल में ही उसका आगाज किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि एक सो कॉल्ड ओपन ट्रायल है और ये कह दिया जाता है कि 5-5 फैमिली के अरकान आ सकते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मीडिया पर्संस जो है वो अटेंड कर सकते हैं और ये एक ओपन ट्रायल है। तो उसके हवाले से भी आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वैसे तो उसको इन कैमरा कर दिया गया था, लेकिन जो डेफिनेशन ओपन ट्रायल की दी गई थी वो भी दुरुस्त नहीं है। ये नहीं हो सकता कि तुम आ जाओ और तुम ना आओ और फिर उसके बाद ये कहा जाए कि जी ट्रायल हमने ओपन कर दिया, तो इस तरह से नहीं होता। फिलहाल 11 जनवरी तक के लिए जो ट्रायल है उसको रोक दिया गया है। क्या इससे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई उम्मीद जो है वो आती है सामने कि नहीं आती? थोड़ा सा जो कानूनी माहिरीन है हमारे साथ उनसे इस इशू पर बात करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि सभी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और सभी सियासी जमातों में से कोई भी ऐसी ना हो कि जिसके पास ये मौका ना हो कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बार बार ये कह रही है कि हमें कॉर्नर किया जा रहा है और बहुत से मामलात ऐसे और एतराज़ात ऐसे जो उन्हें बराह रास्त इलेक्शन कमीशन पर हैं या उनसे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का ऐसे में खुद से उठकर ये कह देना जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ये किससे कह रहे हैं, थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के फवाद साहब जो है वो इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन अहद चीमा साहब का सिमिलर मामला था, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया कि कहीं वो असरअंदाज ना हो जाए। तो ये इन दोनों केसेस में क्या फर्क है ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, सीनियर माहिर कानून है आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी के पाकिस्तान बार काउंसिल के, सीनियर माहिर कानून है हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। जुबैरी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सर, साइफर केस का जो इन कैमरा ट्रायल है, अदालत ने सर उस पर सवालात उठा दिए हैं। सवालात क्या उठे या लीगल क्या साइड है उसके ऊपर तो मैं आपसे कमेंट लेती हूँ। मैं अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं उन्होंने पहला जो ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिस तरीके से उसको डिसरिगार्ड किया है, कोई तौहीन अदालत का केस या किसी किस्म की कोई पूछताछ उनकी बनती है हायर कोर्ट की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि एक हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर था कि जी ओपन ट्रायल होना चाहिए। ओपन ट्रायल का मतलब होता है कि हर आदमी की, हर इंसान की वहाँ एक्सेस, ओपन एक्सेस होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन। अब जेल के अंदर, अडियाला जेल में कोई ट्रायल हो, ओपन कैसा हो सकता है? हाँ। पता नहीं कौन लोग किसको इजाजत होती है, नहीं तो ओपन ट्रायल तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर आज देखिए आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसको रोक दिया उस ट्रायल को कि ये सही जो सारे इंसाफ के तकाजों को पूरा ही नहीं कर रहा वो जो ट्रायल हो रहा है। तो अब देखिए हाई कोर्ट्स को, लेकिन अब कोर्ट्स को भी एक्शन लेने की जरूरत है। अब आपने अभी खुद फरमाया कि पिछले अगर उन्होंने उस ऑर्डर को वायलेट किया तो फिर उनके खिलाफ तो कंटेंट बनती है जज साहब के खिलाफ, तो आप करें। लेकिन आप देखिए ना, सारा मकसद ये है कि एक पॉलिटिकल लीडर को, जो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको इंसाफ के रास्ते में जितने मुश्किलात करी जाए उनके लिए की जाए, उनके लिए मुश्किल, उनको केसों में फंसाया जाए, उनके ट्रायल ये ओपन कराए। आप देखिए 5 अगस्त के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। अब वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। कल शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो जदो कोप किया गया, रात उनकी बेटी कह रही थी और रात को एसओचओ ने उन्हें ठुड्डे मारे और इस तरह की बातें की। अब ये क्या, हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब कि ये वो लोग हैं जो जिनके, और वो खुद इतने आला सज्जादा नशीब भी है एक उसके। तो ये इमरान खान, आप देखिए आपके चैनल में अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आप सारे चैनलों पे उनका नाम लिया नहीं जा सकता। इमरान खान का बानी पीटीआई कहा जाता है। तो ये क्या, ये कहाँ की इंसाफ है, कहाँ की फ्रीडम ऑफ प्रेस आपकी, और ये सारी चीजें हैं। तो हम तो खैर कोशिश कर रहे हैं नाम ले, लेकिन ये जो आपने कुरैशी साहब वाले इशू का भी हवाला दिया, मैं उसके ऊपर कमेंट लेना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जो कुछ हुआ, मैंने तो कल भी प्रोग्राम में उसकी मजम्मत की। पुलिस जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है डिफरेंट इशूज के अंदर, इस मुल्क के अंदर, उसके हवाले से भी मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि क्या पुलिस की भी क्या इतनी अथॉरिटी या स्टैंडिंग है। हसन रजा पाशा साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो आज ही के दिन की जो प्रोसीडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और ट्रायल को रोक दिया जाना 11 जनवरी तक, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो अदालत से कॉमेंट्स आए हैं उससे तो यही लगा कि जो ओपन ट्रायल कहा गया कि हो रहा है, अदालत उसको शायद तस्लीम नहीं कर रही है, क्योंकि जज साहब की तरफ से कहा गया कि जी आपको कह दें कि आप आ जाएं और दूसरे से कहें कि आप ना आएं, ये ओपन ट्रायल्स नहीं होते ऐसे। जी मैं ये कह रहा हूं कि ओपन कोर्ट का मतलब ये होता है कि जहां पे एक्सेस हो पब्लिक के लोगों की, वकला की और जर्नलिस्ट की। तो जब जेल में तो ओपन ट्रायल का, ओपन कोर्ट का कंसेप्ट
वैसे ही खत्म हो जाता है कि जब जेल में ट्रायल होता है, क्योंकि वहां पे हर कोई आम शख्स या जर्नलिस्ट नहीं पहुंच सकता। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले ऑर्डर था जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि ट्रायल ओपन हो, तो उसकी खिलाफ वर्जी अपैरेंटली ये नजर आ रही है। तो हम समझते हैं कि वैसे भी जो इमरान खान साहब का जो केस है, वो साइफर का केस हमें भी पता चलना चाहिए, अवाम को भी पता चलना चाहिए, और पूरी कौम को ये इस चीज की मुंतजिर है कि उनको पता चले कि इमरान खान के खिलाफ क्या इल्जाम है और वो सफाई में क्या कहते हैं। तो ये ओपन कोर्ट का कंसेप्ट बहरहाल हमें नजर नहीं आ रहा इसमें। नहीं, लेकिन सर आपको रिलक्टेंस क्या समझ में आती है कि इसको बार बार क्यों बंद करने की कोशिश की जाती है, लोगों को इससे दूर करने की क्यों? मतलब अदालत की हुक्म की खिलाफ वर्जी करना मंजूर कर लिया जज साहब ने, लेकिन उन्होंने ओपन ट्रायल नहीं किया। मेरा ख्याल है कि एक एप्लीकेशन आई थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इसमें कुछ ऐसे एविडेंस है जिसको ओपन फॉर पब्लिक नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए इस ट्रायल को किसी हद तक मख्फी रखा जाए, जिस पे उन्होंने वो एप्लीकेशन गुज़श्ता तारीख पेशी या 2-4 तारीख पेशी कबल वो अलाउ की थी। लेकिन अगर उस हद तक वो एविडेंस हो गई है तो बाकी एविडेंस तो पब्लिक के लिए होनी कुछ चाहिए। गवाहान के बयानात के हवाले से आई थिंक ये कहा गया था कि वो शायद वो नहीं पब्लिक करना चाह रहे। आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। जुबैरी साहब, आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है अभी इस ट्रायल का? खास तौर पे पहले भी एक दफा कार्रवाई होके बैक टू स्क्वायर वन गया है, अब फिर अदालत ने कार्रवाई रोक दी है। इसमें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़ाहिर है ये शिकायत है कि खान साहब का वक्त जो है वो इसके अंदर ज़ाया हो रहा है, इलेक्शंस जो है वो देयर अराउंड द कॉर्नर, तो वो चाहते हैं कि इन केसेस से जान छूटे, लेकिन फिलहाल जान छूटती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि ये ओपन ट्रायल की जो बात हो रही थी, आप खुद बताइए कि ये इन्होंने खुद कहा, इन पे इल्जाम ये है इमरान खान साहब पे कि इन्होंने वो साइफर जो था वो पब्लिक कर दिया और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन कर दी। उसके जो कंटेंट्स थे वो सबको पता लग गए, तो फिर वो कौन सी ऐसी शहादतें हैं जिनको इन कैमरा उन्हें रिकॉर्ड करना है? तो समझ मुझे तो ये बात आती नहीं। इल्जाम तो यही है ना उनके ऊपर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि देखिए, इस जज से, इस सिस्टम से, जो सिस्टम, ये जज जो है सिस्टम का हिस्सा है, उस सिस्टम से वो उनको लाया ही गया है इसलिए कि इनको सजा दी जाए। आप जो जिस तरह से वो हुक्म उदूली कर रहे हैं हाई कोर्ट के, और ये उन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी, जज साहब को कहना चाहिए था मुझे हुक्म आला आ गया है हाई कोर्ट से इसका ओपन ट्रायल, अगर कोई ऐसी बात है तो आप हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दीजिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं इसकी वजह से। उनको रिफर कर देना चाहिए था वो एप्लीकेशन कि अगर आप चाहते हैं कि इन कैमरा कुछ ऐसी सेंसिटिव इश्यूज हैं जिसकी रिकॉर्डिंग पब्लिक के लिए, मुल्क का नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आप वो कर दीजिए। तो इन्होंने खुद ही उस पर फैसला कर लिया। उनको रेफरेंस भेज देना चाहिए था हाई कोर्ट के कि जी अब ये एप्लीकेशन आ गई है, तो उन्होंने ये बात नहीं की। तो ये जिस जज ने, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे और अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इमरान खान साहब या उनकी लीगल टीम? वो इनको सजा देनी है इस केस में, जबकि मैं समझता हूं साइफर कोई केस ही नहीं है। लेकिन अब ये देखते हैं, हाई कोर्ट ने रोक दिया है 11 तारीख तक, उसको स्टे दे दिया है। अब हाई कोर्ट उस पर क्या हतमी फैसला करती है। लेकिन उनकी, आप मुश्किलात की बात करें तो उनकी मुश्किलात तो देखिए, इसमें सजा नहीं हुई है, सजा उनको हुई है तोशा खाना केस में, और वो जो उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन नहीं हुई है, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया है। तो वो एक मसला है जिस पे गौहर, आज मैं सुन रहा था, गौहर कह रहे थे कि जी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये इशू उठेगा कि जी क्या वो अहल है इलेक्शन लड़ने के या नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ इनको सबसे ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए कि उनकी अपील जो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खान को, वो अर्जेंट बेसिस पे सुनी जाए। सर, आपको नहीं लगता कि उम्मीद रखनी चाहिए? नवाज शरीफ साहब का तो बड़ा क्लियर केस है, लेकिन उनके तो कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब के लिए भी उम्मीद रखी जानी चाहिए? नहीं, उनको उम्मीद है कि मुसलमान को ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुकाबला है, ये जंग है, ये जिहाद है, उनको जिहादी करना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो कदगन थी वो तो हटती जा रही है। आपने देखा किस तरह से उनके केसेस, जैसे वो क्या होता है, वो जो गिरने शुरू होते हैं, वो चीजें हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह जा रही है, हाउस ऑफ कार्ड्स कहते हैं, या वो डोमिनो इफेक्ट जो होता है, डोमिनोज कहते हैं, डोमिनो इफेक्ट। तो उनके सारे केसेस ऐसे हैं, और आप देखिएगा उनकी वो जो लाइफ टाइम नाअहली है वो भी खत्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, जबकि कोई ऑब्जेक्शन उन पर नहीं आया है। तो देखिए, सिस्टम ये है, सिस्टम में है कि उनको लाया गया है, उनकी सारी फैसिलिटेट हो रहा है। आप देखिए इनके लोग पेपर जमा कराने में कितनी मुश्किलात हुई। आज अटक एक PP1 शायद है हल्का, एक खातून 70 साल की बुजुर्ग खातून, उनकी और उनके जो तजवीज़ कंदात वगैरह थे उनको जदोकोब किया गया। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हमने खुद टीवी पे देखा कि उनके साथ किया गया। फॉरेन मिनिस्टर हैं और इतने बड़े से, और सज्जादा नशीन है
एक गद्दी नशीन है, सज्जादा नशीन है, उनके साथ उनको रात को उनकी बेटी आज कह रही थी टीवी पे कि जो उनको जदोकोप किया उस SHO ने, वो जमाल SHO है। तो आप देखिए ये हाल है इज्जत का हमारे लोगों के। शुक्र है उनको जेल बाकी अडियाला से ही निकले, अडियाला ही वापस भेज दिया गया। ये कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि ये इस तरह के सर, ये जो कुरैशी साहब वाली आप बात करें ना, वो तो आज अदालत में आबदीदा भी हो गए। कल जो विजुअल्स हमने देखे वो हमारे लिए बतौर देखे आपको देखिए क्या बेइज्जती उस आदमी की। ये इतना बुजुर्ग बड़ा उम्र का आदमी है, आपसे आप एक पब्लिक सर्वेंट है, आपने अगर अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने का तरीका ये थोड़ी होता है धक्के दे के उसको लेके जाओ। तरीका वायलेट किया जाता है हसन रजा पाशा साहब, क्या उनको अरेस्ट करने वालों के ऊपर भी सर कोई है पूछने वाला? शाह महमूद कुरैशी साहब के जो कल के विजुअल्स हैं, दुनिया में हमारा तमाशा बनाए उन विजुअल्स के बाद। उनके किसी माजी के ओहदे का लिहाज नहीं करना था, उनकी सियासत का लिहाज नहीं करना था, उनकी पीरी मुरीदी का लिहाज नहीं करना था, उनकी उम्र का ही लिहाज कर लेते, कोई लिहाज नहीं किया गया। हमने कल जो विजुअल्स देखे। अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह के कुछ पुलिस वाले होते हैं हमारे भाई जो जाके डॉक्टर मारंग बलोच के धरने के अंदर चले जाते हैं, वहां जाके भी लोगों को इसी तरीके से तंग करते हैं। सर, किसी भी सिचुएशन के अंदर इस पुलिस को पूछने वाला कोई नहीं है जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये हम दायरों का सफर कर रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। इसको अब इसका एंड होना चाहिए। मुझे याद है वो अल्फाज कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, उन्होंने एक दफा इमरान खान को मुखातब करके कहा था कि आप इतनी करें जितनी सह सके। यकीनन उनको बड़ी तकलीफें दी गई होगी, इसीलिए उनका कहना था। आज ये भी मैं के समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी के साथ जो ज्यादती हुई है वो भी यही कहेंगे कि इतनी करें कि सह जाए। ये अब बदले खत्म होने चाहिए, अब जीरो पे आ जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और ये बदतमीजी और हुलड़बाजी और इस किस्म का कल्चर जो हम अगली नस्लों को दे के जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा डिजास्टर होगा। सोचना चाहिए कि क्या हमें यही सिलसिला कायम रखना है या इसको चेंज करना है। अगर तो चेंज करना है तो फिर किसी ना किसी को सरेंडर करना पड़ेगा ताकि अगले आने वाले जो हैं वो कुछ ना कर सके जो उनके साथ अब हो रहा है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ये हम बदले उतार रहे हैं। पहले की गई ज्यादतियां, पिछली नस्लों की गई ज्यादतियां इन नस्लों को चुकानी पड़ रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला पाकिस्तान की सियासत में जब तक है उस वक्त तक आपको शायदगी कम होती नजर आ रही है और वायलेंस जो है वो, लेकिन ये रुकेगा कैसे? आपने कहा दायरों के सफर को रुकना चाहिए, रुकना। देखिए ना, माजी में कोई पुलिस वाला बदतमीजी करता था नवाज शरीफ साहब के साथ तो इमरान खान साहब शाबाश देते थे, हम तब भी कहते थे ना करें। अब आज जो है कुरैशी साहब के साथ हुआ, हम तब भी कह रहे हैं कि ना करें। अब सवाल ये है कि वो जो SHO जमाल है, आज उसकी अगर सरजनिश हो जाती है, ये जो कुछ किया उन्होंने कल, उसके बाद तो आपको नहीं लगता कि एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट होगा? लेकिन हम तो देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। भाई, आपका क्या ख्याल है कि SHO ने, जो जमाल जो भी नाम आप ले रही हैं, उसने अपने ओन पे ये किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसको तो अपने हाई अफ्स की आशीर्वाद हासिल होगी और उनके हुक्म बजा आवरी की है। ये बात नहीं है। देखिए, ये उनका माइंड सेट हमने चेंज करना है। उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने आप को चेंज करें। जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसियां बनाते हैं, जिनकी पॉलिसी पूरे मुल्क में नाफुजुल अमल होती है, चाहे वो वायलेंस की है चाहे वो अमन की है, वो जब अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। लेकिन जो ही इक्तदार में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, और फिर भी ये भी भूल जाते हैं कि हमने फिर अपोजिशन में जाना है। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो दायरों का सफर है वो जारी रहेगा, लेकिन इसको तोड़ना है, इस कार्टर को तोड़ना है, और उसके लिए सबको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको भी, हमें भी। और ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कोई तो ना करे, कोई एक तो ना करके कहे जी कि सॉरी मैं नहीं कर सकता, हुक्म अदूली करे। वो तो ये वो है ना कि फैज साहब का शेर के अब सदियों के इकरारे तात को बदलने लाजम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। इनकार करना पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसी हुकूमत, हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो थोड़ा सा ऑन द लीगल साइड ऑल्सो, जुबैरी साहब मुस्कुरा रहे हैं, सर कुछ ऐड करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि जुडिशल रिमांड पर दोबारा कुरैशी साहब को जेल मुंतकिल कर दिया गया, 12 मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये इन इशूज को, ये वही बात है, वो जो दायरों के सफर की हम बात तो करते हैं, ये कैसे दायरों का सफर जो है वो रुकेगा? कुरैशी साहब ने इलेक्शन भी कंटेस्ट करना है, उनके कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जा रहे हैं, उस सूरत के अंदर भी वो इस वक्त जेल में, और फिर इलेक्शन कमीशन हैज द ऑडेसिटी टू से कि किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। कौन रख रहा है सर इलेक्शन से बाहर लोगों को?
मुझसे पूछ रही हैं? जी जी सर। जी, मैं इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट एक फैसला कर लिया है कि पीटीआई और उनके जो लोग हैं वो इलेक्शन में ना आए, उनके लिए हर चीज मुश्किल कर दी जाए। मैं कई प्रोग्राम्स में यही कह चुका हूं कि इनके पास वो फील्ड ही नहीं है। फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो जमातें जो जमातें एक्सेप्टेबल है एस्टेब्लिशमेंट को, वो कर रही हैं कि जी हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। इनके पास तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। तो ये इनको तो किस मुंह से वो बातें करते हैं, हर फैसला तो इनके खिलाफ करते हैं। जेल में पहुंच जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने मेंबर्स को लेके कंटेम्प्ट सुनने के, जेल के अंदर। ये इनकी लेवल है अब। और बाकी आप देखिए इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद उनका निशान उनसे छीन लिया जाता है। तो ये सब आप कहाँ की आप फेयरनेस की बात कर रही हैं? अब आरओ जो है वो इनके अंडर काम कर रहे हैं। आरओ पेपर्स नहीं जमा कराया। अभी मैंने आपको PP1 अटक की बात की, वो खातून वीडियो चल रही है, आप भी देख लीजिए सोशल मीडिया पे, हसन भाई भी देख लें। वो 70 साल की हुई खातून है, उनकी जो प्रपोजल सेकेंडर जो है वो भी खवातीन है, उनको जदोकोब किया जा रहा है आरओ ऑफिस के अंदर। तो ये चीजें जो हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं। अभी उस दिन हसन भाई चकवाल की एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक वकील के साथ क्या हुआ जब वो पेपर जमा कराने गया। इनसे पूछें, ये तो जानते हैं, पंजाब में बैठे हुए, इनको मालूम है क्या हो रहा है सारा। तो मैं पुलिस की सर्जनिश या इन अफसरों के हवाले से पहले भी बात कर रही थी। आरओ के जो दफातर है जिनकी आप वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी तो पुलिस का ही सर कोई कब्जा दिखाई देता है। पुलिस का ही कब्जा होता है। देखें पुलिस जो थे केयर टेकर सेटअप, उनका काम था इलेक्शन फेयर कराना। क्या कि केयर टेकर सेटअप है, देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने ऊपर से इंस्ट्रक्शंस दे दिए। केयर टेकर सेटअप भी सिर्फ उनके ही आलाकार हैं। उन्होंने कह दिया है कि जी इस जैसे आप कहती हैं बानी पीटीआई और बाकी उनके लोगों को इलेक्शन में प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिलेगी। और आप देखेंगे रिजल्ट भी उसके हिसाब से ही आएंगे। नहीं सर, हम कहते हैं, हम तो इमरान खान कहते हैं, बानी पीटीआई नहीं कहते, लेकिन चले हसन रजा हर जगह कहा जाता है, इसलिए मैंने भी कहना शुरू कर दिया। आपने भी कहना शुरू कर दिया, वैसे हम नहीं कहते। हसन रजा पाशा साहब, सर ये पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर है PK91 के इरफानुल्लाह सर, इनकी तैनाती को मुअत्तल किया गया है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, वो तो ओवरऑल आरओज और DROs की उस वक्त बात की गई थी और खदशा हो गया था कि इलेक्शन डिले हो सकता है। फिर आपको पता है मसला सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन ये इस तरह की जो एक इंडिविजुअल केसेस हैं, ये फिर से प्रेसिडेंट सेटिंग नहीं हो रही। इस तरह तो फिर अब और भी हल्के सर उठाएंगे, वहां पर भी कहा जाएगा जी कि आरओज ठीक नहीं है, इनको हटा दिया जाए। तो फिर क्या सूरत हाल डेवलप होगी सर? वो जो पॉइंट है ना कि आखिर में इलेक्शन कहीं डिले ना हो जाए, इस तरह की किसी सूरत हाल से ये सारी चीजें उसी के अंदर से वो तो नहीं करेंगी, इसको एड एंड अबेट तो नहीं करेंगी उस चीज को। देखिए इक्का दुक्का वाकयात हो सकते हैं और ये ऑब्जेक्शन आ सकता है कि ये बायस्ड हैं और क्लियर कट बायस ओपनली वो किसी फ्री की मदद कर रहे हैं, और इसलिए कमीशन को ये एक्शन जरूर लेना चाहिए कि ऐसे आरओज को ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन इसको बुनियाद बना के इलेक्शन को डिले करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी और इसका सोचना भी नहीं चाहिए। और शायद इस दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी डिटरमिन है, वो इलेक्शन इल्तवा के करवाने के किसी के आर्डर को भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये आरओज को भी सोचना चाहिए। आज क्यों सब आरओज के मुतल्लक बात हो रही है कि इंतजामिया के जो मुकर्रर करदा आरओज हैं उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। यही आरओज जज भी हो सकते हैं और वही जज आरओज वो इंतजामिया में भी जा सकते हैं। इसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसी सोसाइटी के ही जो टैक्स है उन पे इनकी सब की तनख्वाहें, चाहे वो जजेस हो चाहे वो इंतजामी अफसरान हो। तो इनको कम अज कम अपने ज़मीर की आवाज पे काम करते हुए ऑनेस्टली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, और ऐसे किसी हुक्म को भी नहीं मानना चाहिए जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मुनक्कद होने पे कोई उंगली उठे या कोई ऑब्जेक्शन हो। अच्छा तो सर, ये क्योंकि जाहिर है कानून जो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कानून जो है वो जाहिर है कुछ प्रेसिडेंट्स की बुनियाद के ऊपर भी चीजें जो उनको देखी जाती हैं और फिर आगे बढ़ता है। जुबैरी साहब, ये अहा चीमा जो है वो इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सकते हैं। चार्जशीट उनके ऊपर और फवाद हसन फवाद पर एक ही जैसी थी, लेकिन फवाद हसन फवाद को आज कहा गया कि वो हिस्सा रह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं है, वो असरअंदाज नहीं हो सकते इलेक्शंस पर। कैसे देखते हैं सर? मुझे तो हंसी आ रही है इस डिसीजन पे, क्योंकि वो दोनों एक पार्टी से बहुत मुंसलिक थे। ये दोनों अहा चीमा साहब भी और फवाद हसन फवाद, दोनों पे इल्जाम यही था। और पहले जब ये मिनिस्टर बने थे उस वक्त भी इल्जाम इन पे था, और पीपल्स पार्टी ने, मुझे याद पड़ता है, उन पे खास तनकीद की थी कि कैसे लोग केयर टेकर में ये लोग आ गए जो एक दूसरी PMLN के बहुत करता धरता उनके करीब थे ये ब्यूरोक्रेट्स। तो एक आदमी असरअंदाज हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। ये आप खुद देखिए मजाक जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, इससे साबित हो गया
कि इनको रखना, हुक्म आ गया होगा कि इनको रखना है, उसकी कुर्बानी दे दो आहत चीमा की, इनको रखना है क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन करानी है, जो भी कुछ करना है जो। तो ये आप दोहरा म्यार तो यही आ रहा है। ये कौन सा फ्री फेयर इलेक्शन है? और मैं हसन भाई से एक सवाल करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो, इतने मेरे सीनियर हैं ये अगर फर्ज करें आप कहते हैं हमारी केस में, मेरा ही केस था सुप्रीम कोर्ट बार का जिसमें वो हुआ कि पत्थर की लकीर है 8 फरवरी इलेक्शन डिले नहीं होगा, कोई नहीं चाहता इलेक्शन डिले हो, पहले ही डिले हो चुका है, 90 दिन का पीरियड गुजर चुका है। लेकिन अगर ये पीटीआई कंट्रोल में नहीं आई और अगर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स ने रिजाइन कर दिया सर, तो फिर क्या होगा सर? हसन साहब ब्रीफ कमेंट कर दीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं, मुझे फिर ब्रेक लेनी है। जी बिल्कुल, अगर 3 इलेक्शन कमीशन ने रिजाइन कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन तो टूट जाएगा और फिर एक ऐसी दोराहे पे खड़े हो जाएंगे जहां पे इलेक्शन डिले की तरफ चला जाएगा। और आपको याद होगा कि हमने कोई एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसपे आप समेत साहब ने एतराज किया था, और वो जुबैरी साहब उसमें हमने सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन की हद तक ये बात की थी और उसमें भी आर्टिकल 217 को इन्वोक करने के हवाले से कहा था। एनीवेज वो अगर नहीं हुआ, किसी ने बात नहीं मानी, तो हम ये समझते हैं कि अगर ये 3 इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देंगे तो फिर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा फिर आइन की तरफ देखना पड़ेगा, और आइन सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन, बाकी मेंबरान की हद तक खामोश है। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस इशू पर आप दोनों से जरूर राय लेती। आपका बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब आपके वक्त के लिए। हसन रजा पाशा साहब मौजूद थे, उनके शुक्रगुजार है, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ तज्जियाकारों से ये साल कैसा रहा, आने वाले साल से क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, कुछ उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि जो साल जा रहा है, क्योंकि इस साल का आखिरी प्रोग्राम है न्यूज़ टॉक का, तो थोड़ा सा कुछ उसका जायजा लेंगे, आने वाले साल से क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर शुक्रगुजार हूँ आपकी भी, आपके वक्त के लिए। पीजे मीर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। आपने पाकिस्तान की जब सियासत की अगर हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमेशा ही बड़ी हैपनिंग रहती है। अब वो हैपनिंग की कोई भी आप डेफिनेशन कर लीजिए, अच्छी सेंस में कह लीजिए या नेगेटिवली कह लीजिए, लेकिन रहती हैपनिंग है। 2023 से ज्यादा हैपनिंग साल सियासत के हवाले से आपने इससे पहले देखा है? बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये इसमें बहुत कुछ हो गया। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये साल जो गुजरा है, ये इस साल में हमने हर सीजन के अंदर देखा है कि कोई करप्शन लेके आ जाता है, कोई कुछ लेके आ जाता है, लेकिन 2023 के अंदर हमने एक चीज देखी है कि कल होंगे, परसों होंगे, कब होंगे, क्या होगा, होंगे भी या नहीं होंगे, ये हमारा हाईलाइट रहा है इलेक्शंस का। तो अब अच्छा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, चले हो गया, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ 23 जो है ग्लोबली एक बड़ा खराब साल रहा है। इकोनॉमिक रिसेशन सारी दुनिया में आई, खैर उन्होंने कंट्रोल कर ली, हमने कंट्रोल नहीं की क्योंकि हम एडहॉकिज्म पे चलते हैं। वो कहते हैं lastminute.com, हम उस रवैये पे चलते हैं, एंड दैट इज द रीजन हम फायर फाइटिंग करते रहते हैं, लेकिन फायर फाइटिंग के अलावा हमें कुछ आता नहीं है। जब कोई डिजास्टर होता है हम रिएक्ट कर जाते हैं, जब कुछ नहीं हो रहा होता है हम उस वक्त प्रोएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट जरूर करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ हमारा एक डिलेमा रहा है, पर्टिकुलरली इस साल में। तनकीद बराए तनकीद रही है, तामीर नहीं रही है। और ओवरऑल जब आप सर बराए तामीर तो वैसे कब होती है इस मुल्क में, लेकिन आपने कहा ना lastminute.com, तो सर lastminute.com तक तो अभी भी आपने कहा कि बहस 8 फरवरी वाली खत्म हुई है, मुझे तो यहाँ पे बैठकर खत्म होती हुई नजर नहीं आती। डिस्कशन तो अभी भी ऑन है कि इलेक्शन भले कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने होना है 2024 फरवरी में या नहीं। देखिए यशविन, हम एक चीज को आप अब गौर कर रहे हैं, कई लोग शायद इसको बुरा भी मना लें, लेकिन देखिए एक चीज जो होती है कि हमें बेनजीर भुट्टो साहबा बहुत प्यारी, जुल्फकार अली भुट्टो बहुत प्यारे, और भी कई लीडर्स, ये हमारे लिए बहुत एहतराम के लोग हैं, लेकिन जब ये चले जाते हैं फॉर वन रीजन द अदर, हम इसको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे देते हैं, पॉलिटिकल रंग दे देते हैं कि हमने शहीद हुए, ये हुआ, भाई बिल्कुल हुए, इसमें कोई दो शक नहीं है, बट डोंट मेक इट पॉलिटिकल। 9th में भी आपने इस तरह किया हुआ, आपने उसको पॉलिटिकल बना दिया, हालांकि उसको सब कंडेम करते हैं, उसको कोई ये नहीं कहता कि ये ठीक काम हुआ, लेकिन हम इसको पॉलिटिकल क्यों बनाते हैं, और वो दूसरी पार्टी के लिए। तो हमने एक जो हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया ना, ये हमारे जेनेटिक्स को इसने बड़ा डैमेज किया है। आपकी सोसाइटी फ्रैगमेंट हो गई है,
फ्रैक्चर्स उसमें पैदा हो गए, फिशर्स पैदा हो गए। अब इसको कौन ठीक करेगा? अब ये लगाई साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं पूछती हूँ, मैं बिल्कुल लगाई साहब से पूछती हूँ कि वो सर, लगाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो 2023 आप इसका अगर मैं कहूँ एक राउंड अप कीजिए तो किस तरीके से देखते हैं 2023 को? 2024 से भी जो उम्मीदें वाबस्ता है कि इलेक्शन हो जाएगा इस मुल्क में, जो एक प्रॉपर गवर्नमेंट इन प्लेस आ जाएगी, शायद उसकी नतीजे में स्टेबिलिटी आ जाए, आपको भी ऐसी कोई उम्मीद है? नहीं, स्टेबिलिटी तो आपकी रहेगी उस वक्त जब आप मुआशी तौर पर भी थोड़ा स्टेबल होंगे ना। आप तो स्टेबल है नहीं ना इस वक्त। आपकी क्या पोजीशन है, आपकी मैशत की क्या सूरत हाल है, क्या आपने अपनी मैशत को संभाल लिया है? क्या आपके मुआशी माहिरीन इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है? लेकिन हादसात जो होते हैं ना, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि हादसात हुए हैं। जो कुछ गलत होता है वो गलत ही रहता है और हमेशा गलत रहता है। अगर हम ये कहते हैं कि तारीख के बड़े बड़े वाकयात जो हैं उनकी वजह से तारीख ने टर्न लिए हैं, तो हैं, ऐसे वाकयात हुए हैं। बड़े बड़े वाकयात होते हैं जो वाकयात चीजों को बदल कर रख देते हैं। हमारी पिछली सदी में और इस सदी में बड़े वाकयात होते हैं। अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ न लगता तो शायद बहुत कुछ ठीक होता, अगर दूसरा मार्शल लॉ लगता तो भी ठीक होता, पाकिस्तान बनने के बाद आइन बन जाता तो बहुत ही अच्छा होता, नहीं बना। पाकिस्तान के बाद टेक वार ना होता मिलिट्री की तरफ से तो बहुत ही अच्छा होता। अगर पाकिस्तान में सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ न बनता तो बहुत अच्छा होता। अगर मीडिया हमेशा अंडरमाइन ना हो रहा था तो भी बहुत अच्छा होता। भुट्टो साहब को फांसी ना होती तो बहुत ही अच्छा होता। अगर बेनजीर भुट्टो को कत्ल ना किया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन सब कुछ हुआ है ना, और इनके होने से इफेक्ट्स पड़े हैं। ये जो अचानक इस तरह के वाकयात हुए, लेकिन सर पीजे मीर साहब का नुक्ता ये है ना कि इन इश्यूज पर फिर हमने सियासत, और फिर सियासत हम करते चले जा रहे हैं उन इश्यूज के ऊपर। उनसे हम सीखते नहीं है, अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, लेकिन सियासत जरूर करते हैं उन इश्यूज के ऊपर। नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है जबकि कागज मौजूद होते हैं। अगर आप किसी को कत्ल करते हैं और किसी खास मोटिव से करते हैं और मोटिव मौजूद है, अगर मोटिव ये था कि पाकिस्तान की सिविलियंस को, इंसानी आबादी को, अफराद को, सिविलियंस को इक़्तिदार का इंतकाल नहीं होगा, तो ये अब तक नहीं हुआ है ना। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि मैं उस वक्त तक इक़्तिदार नहीं मुंतकिल करूंगा सिविलियंस को जब तक कि उसके मुस्बत नताइज नहीं आएंगे। अब मुस्बत नताइज का वो तशरीह नहीं करके गए कि क्या होंगे मुस्बत नताइज। मुस्बत नताइज ये हैं, उनके नजदीक ये थे कि सिविलियंस जो है वो सबमिट हो जाएं और वो किसी किस्म का उनका किरदार ना हो, रोल ना हो, वो ना आए फॉरेन ऑफिस की तरफ, ना इस तरफ का रुख करें, वो ना आपके दीगर फैसले करें, फाइनेंस के फैसले वो ना करें, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ना बनाएं, जो फिस्कल पॉलिसी है वो ना बनाएं। अगर सिविलियंस के लिए मैदान उसका छीन लिया जाए और उसको हटा दिया जाए और लाडले मुल्क पर मुसलत किए जाने लगे, एक लाडला फिर दूसरा लाडला फिर तीसरा लाडला, तो जाहिर है लोग उसी तरह उसी डायनामिक्स में जाकर सियासत करेंगे जो डायनामिक्स मुल्क में मौजूद होगी। यही हुआ है। वो बहुत बड़े, मैं उनकी बात पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ विजनरी हैं और समझते हैं इन चीजों को, उन्होंने इन चीजों को समझा है। लेकिन जो गैप पैदा हो गया है पाकिस्तान में, जो डायनामिक्स आपकी मूल नहीं हो रही हैं। आपने स्टील मिल क्यों लगाया था? ताकि पाकिस्तान में एक बेहतर डेवलपमेंट का आगाज हो सके। लेकिन अगर आप स्टील मिल उन लोगों के हवाले कर देंगे जिनके अपने स्टील के बिजनेसेस हैं, तो फिर क्या होगा? सर आपने कहा कि डायनामिक्स वही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2023 से हम 2024 में कदम रखने वाले हैं, डायनामिक्स तो अभी भी वही लगते हैं। वो आपने कहा कि एक लाडला बन के आया, दूसरा बन कर आया, अभी भी हम यही सदाएं जो है वो उठती हुई देखते हैं। पीजे मीर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ थोड़ा सा इसी इशू के ऊपर। सर इस मुल्क में इंतखाब जो है वो कभी भी कोई आसान मश्क नहीं हुआ करती। पुरानी आपने तो और भी ज़्यादा तफसील से देखा है सारी सूरत हाल को, आप इस मुल्क की सियासत को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन सर जो कुछ अब हो रहा है कि दिन दिहाड़े सड़कों पर से कागजात नामजदगी छीन के भागा जा रहा है, लोगों के घरों पे अटैक्स किए जा रहे हैं, 2 लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो सिमिलर ग्राउंड्स के ऊपर प्रॉब्लम्स है वो मंजूर हो रहे हैं, 2 के जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं। वो जो इमरान खान साहब हैं वो जेल के अंदर हैं, बस वो जेल के अंदर ही हैं। कल जो कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, वो विजुअल्स जो है इंटरनेशनली मैं समझती हूँ कि हमें एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा उन विजुअल्स की वजह से। लेकिन ये सब कुछ प्री इलेक्शन इस मुल्क के अंदर हो रहा है। इससे पहले भी सर ऐसा हुआ है? नहीं, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। और जब कहा ना कि 2023 के अंदर क्या क्या, तो ये जो बड़ी चीज है, ये चीज आपकी हाईलाइट होगी, आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि 2023 में क्या हुआ है। यहाँ तो
ऐसी ऐसी ये वो इंसिडेंसेस हुए हैं कि आप उनको नहीं कर सकते। लेकिन द क्वेश्चन कि क्या ये हमारी लेगेसी जो आज की जो आप कह लो कि डायस्पोरा है, ये हमारी लेगेसी को ये छोड़ के जाएगा कि ये लेगेसी हम छोड़ के जाते हैं? इस तरह मुल्क नहीं तरक्की करते, इस तरह अवाम आगे नहीं आती। अवाम को तो हम की तो हम बात ही नहीं करते, वो बेचारे भूखे नंगे भूखे फिर रहे हैं, बिजली बढ़ गई है उनकी और आपने दे दिया। एक तरफ रिलीफ देते हैं पेट्रोल का, दूसरी तरफ बिजली आपको बढ़ा देते हैं उसके यूनिट। तो आपकी जगलिंग जो है वो जगलिंग, पॉलिटिकल जगलिंग, और मैं इसको कहूँगा इकोनॉमिक जगलिंग, वो इतनी तकड़ी नहीं है। मेरा बड़ा फेथ है पर्टिकुलरली इनके ऊपर, एजाज गौहर के ऊपर। ये डूअर्स है, तो ये अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें कंप्लीट अच्छी टीम चाहिए जो कि आपको बेहतरी लेके आए। वरना ये जो आपके तनकीद होती रहेगी। आपने, मैं हर शो में कहता हूँ कि ये जो पीडीएम बनी थी ये किसी नजरियात के तहत नहीं बनी थी, वो बनी थी एक आदमी इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। सक्सीड कर लिया उन्होंने, वेरी गुड, हर चीज होगी। फिर उसके बाद 9th में भी हो गया, अब वो कह लें एनाइलेशन की तरफ जा रहे हैं। जब आप एनाइलेट करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या सप्रेस करते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको एजुकेट करती है, ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता। इस पे आप हमेशा अपने आप को रिव्यू करते रहते हो एंड इवेंचुअली आप आगे आ जाते हो। आपने नेशनल अवामी पार्टी को बंद किया, वो एएनपी के सूरत में आ गई। आप किस किस को बंद, तो द क्वेश्चन इज कि एक नजरिया को आप नहीं बंद कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर एक है जो मैं समझता हूँ कि आज एक डायलेमा में बैठे हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती जो है कि मैं आप इनका था कि हम, आप बैठते एक दूसरे के साथ, आपने नारा चोर 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 लगा के भाई मुल्क के लिए क्या किया? क्या आपने सब चोरी खत्म करवा दी? बिल्कुल ठीक है। सर सवाल फिर यही आ जाता है कि हम की बात तो अभी भी कोई नहीं कर रहा ना। चले इमरान खान के अंदर तो मैं थी, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम की बात तो अभी भी कोई नहीं कर रहा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। आपने आम आवाम की भी बात की कि एक आम आदमी की यहाँ पर कोई बात नहीं करता। सर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर वो एक आम आदमी के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ इस मुल्क की अशराफिया के लिए है, उसे सपोर्ट करने के लिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इन इशूज़ पर बात करते हैं। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले लगारी साहब, जो सवाल सर मैंने छोड़ा था कि सीख तो कोई भी नहीं रहा ना। इमरान खान मैं की बात करते थे, अगर खाली अपनी ज़ात तक महदूद थे, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे, तो आज भी तो सर यही है। ये वो मुल्क की सियासी जमातें हैं जो इस मुल्क में दहाइयों से सियासत कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सीखा फिर भी कुछ नहीं है। आपने अपने पिछले कॉमेंट में सर लाडले की बात की थी कि एक लाडला आता है, दूसरा लाडला। कुछ लोगों की अब इस वक्त ये राय है कि नवाज शरीफ साहब का ख्याल था कि वो लाडले हैं, लेकिन लाडलेपन की जो हवाएं चलती हैं इस मुल्क में वो पीपल्स पार्टी की तरफ चलने लग गई हैं। इस पर कोई राय है सर आपकी? नहीं, मुझे नहीं मालूम है इस वक्त कौन लाडला है कौन नहीं है, लेकिन जो बाजू नजर में हमें साफ नजर आ रहा है, अब तो लगता है कि इमरान खान लाडला है। वो दोबारा वापस उसको लाडलेपन के लिए उसको दोबारा गोद में ले लिया गया है। उनका ये बयानिया बनाने के लिए जिस शख्स ने भी किया, जो भी शख्स था कैमरे के सामने जो कागजात छीन रहा था, जब तक वो गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, चाहे कोई भी था, जब तक वो गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, जो कागज छीन रहा है किसी भी उम्मीदवार के, तो उसने क्या किया? वो कौन सी मशक कर रहा था कि जो उनके कागजात छीनता फिर रहा था? और जिसने शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह जेल से गिरफ्तार किया गया, ये सब कुछ किस लिए है? अब मजलूमियत को इस दर्जे तक लेकर जा रहे हैं कि लोग सब कुछ छोड़कर इसके पीछे बढ़ जाएं। ये बनाया जा रहा है, मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि इंटेंशनली ये बनाया जा रहा है ग्राउंड, कि जनाब देखें कितना बड़ा बेचारा मजलूम है, बेचारे के कागजात में। हालांकि सर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है, तो मौलाना फजल रहमान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि पीटीआई को नुमाया किया जा सके। तो आप इत्तेफाक करते हैं? यही मेरा नुक्ता नजर है। मैं मौलाना फजल रहमान ने अगर ये बात की है तो मैं इससे पहले ये बात कह रहा हूं कि अब जो है असल बात यह है कि लाडले को उसी जगह पर रखा जा रहा है ताकि वो सबके लिए नाकाबिल शिकस्त, नाकाबिल तस्खीर, और ये समझा जाए कि रियासत हार गई, स्टेट हार गई, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स हार गए, सिक्योरिटी वाले हार गए। ये बड़ा ताकतवर है, बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा पहलवान है कि भाई देखो उसके कागजात छीने जा रहे हैं, फिर भी वो सबसे ज्यादा कागजात उसके जमा हो जाते हैं। जो इमरान खान के कागजात नहीं रुकवा सके वो नहीं रुकवाने चाहिए। शाह महमूद को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, सारे लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए।
बात है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मजलूम बनाने के लिए और ज्यादा उसके ऊपर डालें ताकि लोग झोलियां फैला कर कहेंगे यार ये देखो ऐसा नहीं, लेकिन सर कौन खान साहब को मजीद मजलूम बना रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने ये पॉपुलर बनाया है वही इसको मजलूम बना रहा है, वही है और कोई नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसको नाकाबिले तस्खीर बनाने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बाकी सब कुछ ज़ेर हो गया, हर कोई ज़ेर हो गया, तो खुद को ज़ेर कोई क्यों दिखाना चाहेगा सर? ये भी तो एक सवाल है ना भाई। पाकिस्तान में कोई आपके पास कोई लोकल एजेंडा होता है क्या? हमारी स्टैब्लिशमेंट के पास कभी लोकल एजेंडा रहा है? कभी उन्हें जो है 3 दरिया बेचने होते हैं, कभी फरमाइशी तौर पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने होते हैं, कभी फरमाइशी तौर पर इस तरह के और काम होते हैं, कभी एक लाडले को लाना पड़ता है, कभी ये पूछे ना। देखें पीजे मेरे साहब बैठे हैं, मैं कोई बात अर्ज नहीं करूंगा। किसने आकर कहा था कि जॉन केरी ने किसको आकर कहा था कि नहीं अब ये होंगे खुला होंगे, अब कोई और नहीं होगा, ये आएंगे। और एक लाडला था जिसके लिए कहा गया था, अब भी किसी लाडले के लिए कोई कहा जाता है हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। हमारे यहाँ मैं ये समझता हूं कि जो कुछ किया जा रहा है वो सिर्फ इनकी पॉपुलरिटी को इस हद तक ले जाया जा रहा है ताकि बाद में जो भी नतायज हों, जो भी फैसले हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं या किसी और ने करने हैं, वो इनके जरिए कराए जाएं। इनके जरिए कराए जाए। ये सर ये एक बड़ा एक वो है, एक इंटरेस्टिंग एंगल है इस पूरे मामले का। मैं ये सवाल वैसे भी पूछना चाह रही थी पीजे मीर साहब, क्योंकि मौलाना ने आज एग्जैक्टली इसी तर्ज की बात की है। उन्होंने कहा जी कि इन्हीं को नुमाया करने के लिए ये सारा कुछ इनको फेवर करने के लिए किया जा रहा है, जो अल्टीमेटली नजर आएगा और साबित होगा। आपकी सर इसके ऊपर कोई राय? क्योंकि हमारी सियासत के अंदर आपको पता है थ्योरीज भी बहुत सारी होती है। देखें मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल, पीटीआई, ये सारे ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं कि इनको पता है कि इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। इलेक्शंस होंगे, अब मेरी नज़र में वो फार्सिकल इलेक्शंस होंगे, क्योंकि बाद में आपने सवाल करते रहना है और मैंने जवाब देते हैं, लगारी साहब ने भी, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो ये होगी और ये होगा। और क्योंकि जिस तरीके से आज हमारी आप कह लो एनालिसिस भी आ रही है कि हर एक की वो एक ही इंडिकेट करती है कि आपके पास साफ इलेक्शंस नहीं होंगे। उन्होंने पहले अपने जो बयानात है प्रीएम्प्ट कर दिए हैं और वो प्रीएम्प्ट के अंदर उन्होंने पहले एतराजात आपके सामने रख दिए हैं कि ये लाडला नहीं है, ये फलाना है, इसके लिए ये तैयार किया जा रहा है, इसके लिए ये तैयार किया जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल आप कह लो एक फिल्म तैयार हो रही है, पॉलिटिकल एक ऐसा इंडिकेटर तैयार हो रहा है कि जो इवेंचुअली आफ्टर द इलेक्शंस ये फटेगा, ये फट जाएगा। क्योंकि जो मर्जी ले आएगा, इन तीनों पार्टीज के अंदर से जो मर्जी ले आए, क्या ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला सकते हैं? मुझे बता दें। हाँ, बिल्कुल ठीक। अगर इनमें को प्यार मोहब्बत होती तो आज आप इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर है उसको गाइड कर देते हैं। कर रहा है कोई गाइड नहीं कर रहा। वो तो कह रहेगा ये चलती गाड़ी, इसको चलने दो, हम अपने इलेक्शन में उसकी तैयारी करें। और भाई को पाकिस्तान के लिए भी तो सोचो। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2013 में जब ये मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग नून ने दिया तो नीचे उतरे तो मैं नवाज शरीफ के पीछे था, नजम सेठी साहब था आगे, तो कह रहे थे मुझे तो समझ नहीं आ रही है मैं हुकूमत लूं या ना लूं, ये नवाज शरीफ के वर्ड से। लेकिन उसके बाद ये उनके साथ चले गए थे। तो कह रहे क्योंकि हालात इतने खराब हो जाते हैं, अगला खुद डरता है हुकूमत लेते वक्त। तो आपका क्या ख्याल है? आपके पास ऐसी को गिदर सिंघी है विद ओवर $100 मिलियन डेट, एक्सटर्नल डेट, और आपका ये जो आपका लोकल जो डेट इधर फिर सर्कुलर डेट जो फिर है, इसको किस तरह आप नेगेट करोगे? क्या है ऐसी गिदर सिंघी? अच्छा, आज तनकीद नहीं हो रही है, डेट हुई है, एक्सटर्नल डेट हुई है, तनकीद कोई नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिस दिन इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, आप देखो जिस तरह वो बिलावल कह रहे हैं कि दमादम मस्त कलंदर पे जो होगा, ये देख लें, ये आपका सिनेरियो है फ्यूचर का। अच्छा, ये फ्यूचर का जो सिनेरियो है, इसके अंदर फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि नज़ीर लगारी साहब, इलेक्शन चले हो जाते हैं, इलेक्शन के इर्द गिर्द जो कन्फ्यूजन है उसको हम नज़रअंदाज करके ये सोच लेते हैं कि इंतखाब हो गया 8 फरवरी को। सर कौन मानेगा? ये जो पीजे मीर साहब बात करें वो तो कह रहे कोई भी नहीं मानेगा, और यही राय अब ज्यादा प्रिवेल करती जा रही है कि इलेक्शन कोई नहीं मानेगा, पोस्ट इलेक्शन इस मुल्क में ज्यादा कियोस होने का खतरा है। बिल्कुल यही है, जो अब गैर यकीनी सूरत हाल है वो बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी। मैं हमेशा बात कहता रहा हूं, आप जो कुछ भी करना है करें इस मुल्क के साथ, खुदा के वास्ते इस मुल्क के इसके वफाक को सलामत रखें, इस मुल्क का वफाक बाकी रहना चाहिए। व्हाट कम में जो भी आपको करना है करें। आप जो जिसको लाना चाहते हैं, कौन से लाडले को लाना चाहते हैं, खुदा के वास्ते ले आए आप। अपने लाडले को इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है, बस जाकर बिठा दें, मुल्क को सलामत रखें, मुल्क रहना चाहिए। एक
और मुल्क रहेगा कैसे जब आपके पास आपकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो दम होगा ना। हाँ। 122 अरब 124 अरब या 134 अरब डॉलर के आप मकरूज हैं आपके पास, क्या दुनिया में आपके पास रखा गया है आपके पास? और फिर ये कि आपके पास वापसी के लिए क्या नहीं, आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है जब रोजाना जो है वो स्टॉक मार्केट जो है उस पर कभी फ्लक्चुएट करती है, कभी आसमान पर चल जाती है, कभी जमीन पर गिर पड़ती है। ये क्या चीज है? आप क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो मार्केट जो है वो इस तरह से शेक हो रही है, इस तरह से बढ़ रही है, कभी घट रही है। देखिए ये मसनूई इक़दाम आपके लिए कोई फायदामंद नहीं होंगे। मसनूई लीडरशिप भी कुछ आपके लिए कोई चीज नहीं होगी। आप अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराते हैं तो वो कराएं, लेकिन अगर आपने ये सब कुछ इस तरह से करना है कि एक बंदे को एक दफा अब ये समझ में आ रहा है कि ये 5th जनरेशन वार की जो बात शुरू हुई थी वो अब भी वही चल रही है। अब भी यही चल रहा है कि वो जनाब एक हाइब्रिड सिस्टम को लाने की कोशिश की जा रही है। नहीं ला सकेंगे ना, चीजें नहीं चल सकेंगी। इलेक्शन के बाद का सिनारियो एक बदअमनी है, एक शदीद किस्म का बहरान है जो सामने नजर आ रहा है। अगर ऐसे होते हुए भी इक़दामात ये होंगे, मैं कहता हूं पहला काम ये करें, जहां जहां जिसके कागजात छीने गए, जो लोग छीन रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जो कुछ शाह महमूद कुरैशी के साथ किया गया उनको गिरफ्तार किया जाए। लोगों को पता चलना चाहिए कि रेट स्टेट की रेट है, ये कोई नहीं कि अफराद की रेट है। बिल्कुल किस तरह से हमने सब बिल्कुल प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी यही बात की है कि जो लोग इस तरीके से आके ये मजाक बना रहे हैं रियासत का भी और इस मुल्क का भी जो तमाशा लगा रहे हैं, उनकी सरजनिश होगी तभी इस तरह की चीजें जो है वो रुकेंगी। इस बात से तो मुकम्मल इत्तेफाक के वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब आपके वक्त के लिए। पी जमीर साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। व्यूअर्स प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, आने वाले साल के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।